एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ। एज वी नो कि हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड सीरीज स्टार्ट किया हुआ है और आज का टॉपिक है हमारा, जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं, कि रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी, जो कि किसने दिया था। इट्स गिवन बाय J.S. मिल और जॉन स्टुअर्ट मिल। गिवन बाय J.S. मिल in the year 1848. In his principle of political economy, he particularly follow Ricardian comparative cost advantage। यानी कि J.S. मिल ने इस थियरी को दिया था, सेलिब्रेट किया था अपने आर्टिकल में, जिस आर्टिकल का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और ये फॉलो किए थे रिकार्डियन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज को, या फिर ऐसा भी बोलूँ कि इन्होंने एक्सटेंड करा था उस थियरी को। यानी कि जब हम इस थियरी को पढ़ेंगे तो हमें इनके अजम्पशंस जो हैं वो बिल्कुल रिलेट करते हुए नजर आएंगे, किससे? रिकार्डियन कंपैरेटिव एडवांटेज से। क्योंकि ये उस थ्योरी का एक्सटेंड वर्जन है, तो सारे कुछ लगभग तकरीबन जो आधे से ज़्यादा थ्योरी है वो रिकार्डियन थ्योरी से बिल्कुल ही मतलब मैच करती हुई थ्योरी है। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि जो ट्रेडिशनल थियरी ऑफ रिकार्डियन, उन्होंने मतलब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं की थी, जिसका जो गैप था वो J.S. मिल को मिला और उन्होंने इस थियरी को एक्सटेंड किया। जैसा कि रिकार्डियन ने एक्सप्लेन नहीं करा था कि व्हाट इज़ द प्राइस रेशियो एट विच टू कंट्री ट्रेड, यानी कि क्या प्राइस रेशियो होंगे कमोडिटीज़ के जिस पर दो कंट्रीज क्या करेंगी? ट्रेड करेंगी। ये रिकार्डियन ने एक्सप्लेन नहीं करा था। इसको किसने एक्सप्लेन करा? J.S. मिल ने। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो कि व्हाट आर द रिलेटिव प्राइस ऑफ टू कंट्रीज, टू कमोडिटीज, यानी कि जैसे कि बोला कि दो प्रोडक्ट के रिलेटिव प्राइस क्या होंगे, ये J.S. मिल ने हमें बताया इस थियरी को एक्सटेंड करते हुए, जो कि बिल्कुल मैच करता है कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी के साथ। एज अ रिजल्ट, जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेसिप्रोकल डिमांड थियरी, जो कि डिटरमिन करता है रिलेटिव प्राइस। वी ऑल आर नोन व्हाट इज रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस इज नथिंग बट अ टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो इन्होंने बताया कि हाउ द प्राइस रेशियो आर डिटरमिन एंड अल्टीमेटली व्हाट विल बी द गेन फॉर इंडिविजुअल कंट्री फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, एंड दिस थियरी इज प्रोवाइडेड बेस इन इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज। और ये जो थियरी है ये एक बेड प्रोवाइड कर दिया बाकी के टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अमंग द कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो प्राइस ऑफ, जो रिलेटिव प्राइस ऑफ कमोडिटीज़ हैं वो कैसे सेट होंगे, उसको उसके लिए एक पूरी बेड को इन्होंने रेडी कर दिया। तो जो मिल्स हैं उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो रेसिप्रोकल डिमांड है, क्योंकि इस थ्योरी का नाम ही है रेसिप्रोकल डिमांड, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि रेसिप्रोकल डिमांड रेफर्स टू हाउ मच इंटेंस और हाउ मच वी आर इंटेंस डिमांड टू ईच अदर कमोडिटी। यानी कि अगर हम अपने कंट्री का बात करूं कि हमारी कंट्री का डिमांड कितना ज़्यादा फॉरेन गुड्स को लेकर इंटेंस है, और ये बोलूँ कि फॉरेन कंट्रीज़ का कितना इंटेंस डिमांड है हमारे कंट्रीज़ को गुड को लेकर, ये है इनका क्रक्स। यानी कि कितना इंटेंस डिमांड करते हैं हम लोग फॉरेन गुड्स को लेकर, या फिर फॉरेन वाले जो हम लोग के गुड्स को लेकर कितना उनका जो इंटेंस है, यानी कि डिमांड है उस प्रोडक्ट को लेकर वो। अदर वर्ड्स में, इट सिग्निफाइज द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ वन कमोडिटी विच वी आर विलिंग टू गिव अप फॉर एक्वायरिंग सम अदर क्वांटिटी ऑफ अदर कमोडिटी। यस, हम लोग का कितना विल है सेक्रीफाइस करने के लिए, ताकि अपने गुड्स को, ताकि हम किसको गेन करें? हम फॉरेन गुड्स को गेन करें। आवर डिमांड फॉर कंट्री, जैसे कि हमने बोला कि आवर डिमांड फॉर फॉरेन प्रोडक्ट, फॉरेन कंट्रीज प्रोडक्ट, और देयर डिमांड फॉर आवर कंट्रीज प्रोडक्ट, दिस विल प्रिवेंट टू प्रिटेंडेड टू ईच अदर डिमांड। और ये क्या प्रिटेंड करेगा कि मतलब हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे ही ट्रेड ओपन अप होगा। चूंकि ये जो थियरी है वो उस पर बेस्ड है, यानी कि चूंकि
ये जो थियरी है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, तो हम लोग अजम्पशंस को भी डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर कि क्या इस थियरी के अजम्पशंस रहते, तो थोड़ा अजम्पशंस पर लुक आफ्टर करते हैं। तो अजम्पशंस लुक आफ्टर करेंगे तो लेट मी गिव टॉपिक टू अजम्पशंस ऑफ दिस मॉडल। assumptions of this model। अब चूंकि मैंने बताया कि इसका ये मॉडल के जो अजम्पशंस हैं वो बिल्कुल रिकार्डियन, जो हमारे ट्रेडिशनल जो रिकार्डियन इकोनॉमिक्स थे उनसे मैच करता हुआ है, यानी कि रिकार्डियन कॉस्ट कंपैरेटिव एडवांटेज का जो थियरी है उससे मैच करता हुआ है, तो सेम इनके भी जो अजम्पशंस है वो बिल्कुल कॉमन है, जैसे कि 2x2 मॉडल पर बेस्ड है। टू टू कंट्री कंट्री ए एंड country B, namely Germany, and say Portugal, and two commodities X and Y. X is linen and Y is cloth। तो यह हो गया इनका अजम्पशंस। पहला अजम्पशंस जिस पर इनका जो, चूंकि ये ट्रेडिशनल है और हम लोगों ने देखा था कि स्मिथ और रिकार्डो का जो थिंकिंग ऑफ लेवल था वो मैच करता हुआ था, और इन्होंने जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिया था वो सिर्फ लेबर को लिया था, यानी कि ये जो थियरी है, जो इसके जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मेनली क्या है, लेबर है। और इसको लेबर थियरी ऑफ वैल्यू भी बोला जा सकता है, जहाँ पर लेबर जो है वो मेन फैक्टर है किसका, प्रोडक्शन का। तो इसका दूसरा अजम्पशन क्या हुआ, सेकेंड अजम्पशन हुआ कि लेबर इज द ओनली प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर। और इसका जो थर्ड अजम्पशन है वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, लाइक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज के जैसा और ट्रेडिशनल थियरी के जैसा। और इसका नेक्स्ट अजम्पशन है टेस्ट और प्रेफरेंस क्या है, सेम। टेस्ट एंड प्रेफरेंस आर सेम। परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल, परफेक्ट कंपटीशन प्रिवेल, एंड जो थियरी है वो बेस्ड किस पर है, यानी कि प्रिवेलेंस ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। इट बेस्ड अपॉन कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। तो ये है इसके अजम्पशंस। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसके अजम्पशंस। क्या बोला था इन्होंने पहला बोला था कि 2x2 मॉडल है जिसमें से दो कंट्रीज होगी ए और बी, नेमली क्या होंगे, जर्मनी एंड पोर्टुगल रिस्पेक्टिवली, और दो गुड्स होंगे जिसमें लिनन होगा एक और क्लोथ होगा दूसरा, यानी कि एक्स को अगर मानूं मैं लिनन है तो वाई क्या होगा, क्लोथ होगा। और दूसरा जो अजम्पशन है वो है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है इसमें सिर्फ लेबर है, यानी कि जो प्रोडक्शन का जो काम है वो सिर्फ लेबर कर रहा है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल प्रिवेल है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है और कॉमन है, और परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स प्रिवेल कर रहा है। और जो थियरी है वो बेस्ड है किस पर, वो बेस्ड है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पर। तो ये है यहाँ तक के अजम्पशंस इस थियरी के। थियरी थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मतलब नहीं करना चाहिए, ताकि जो लर्नर्स हैं उनको बिल्कुल अच्छे से थियरी को समझ सके। तो ऐसा मेरा मानना है कि कंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ेस नहीं होने चाहिए, इसीलिए थियरी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। तो लास्ट वाला भी एक देख लेते हैं, एक और इसके साथ अजम्पशंस को जोड़ देते हैं, जो कि है कि जो ट्रेड है वो क्या है, फ्री ट्रेड, क्योंकि ट्रेडिशनल है ना, फ्री ट्रेड, नो रेस्ट्रिक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन,
ये लास्ट अजम्पशंस, और इसके साथ और भी अजम्पशंस है, पर कुछ ये मेनली अजम्पशंस है जो हम लोग को जानने चाहिए इस थ्योरी को समझने के लिए। अब इसका एक्सप्लेनेशन की तरफ हम लोग रुख करें तो थ्योरी का एक्सप्लेनेशन होगा कुछ एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। तो एक्सप्लेनेशंस ऑफ थ्योरी ऐसी रहेगी कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि इन्होंने दो कंट्रीज़ को लिया था, और दो कंट्रीज़ को इन्होंने बोला था कि टू कंट्रीज एज, क्योंकि अजम्पशंस में हमने देखा कि दो कंट्रीज है जो कि उन्होंने लिया था, किसको, जर्मनी को उन्होंने एक को लिया, और उन्होंने दूसरी कंट्री ली पोर्टुगल। दो कंट्री लिया एंड दे वर ट्राइंग टू प्रोड्यूस टू कमोडिटीज। तो प्रोड्यूस्ड टू कमोडिटीज, ये लिनन एंड क्लोथ। तो एक हाइपोथेटिकल डेटा ले लेते हैं 10, दिस इज 10, ये भी 10, एंड दिस इज 6 एंड ये 8। ये हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल टेबल बना लिया, और ये इन्होंने कैसे प्रोड्यूस किया, विद देयर लेबर सप्लाई और प्रोडक्टिविटी, यानी कि लेबर का कितना प्रोडक्टिविटी के थ्रू उन्होंने इस चीज़ का प्रोडक्शन किया। अब क्योंकि ये ट्रेडिशनल बेस्ड है तो हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि जैसे स्मिथ ने बोला था, एडम स्मिथ ने, यहाँ हम देख रहे हैं कि जर्मनी को दोनों ही गुड्स में क्या क्या प्राप्त है, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। यानी कि जर्मनी को लिलन में भी 10 है एंड क्लोथ में भी 10 है। तो जो जर्मनी डू हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज इन बोथ द कमोडिटीज, एंड पोर्टुगल जो है, पोर्टुगल को एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है दोनों ही गुड्स में, क्योंकि 6 और 8 है, और हम लोग इसको साफ से टेबल में देख भी पा रहे हैं। बट एज कंपेरिजन टू पोर्टुगल हैज़ लीस्ट डिसएडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ। यानी कि अगर हम डिसएडवांटेज देखूं पोर्टुगल का, तो उसका जो डिसएडवांटेज है वो लीस्ट है किसमें, क्लोथ के प्रोडक्शन में। तो एज अ रिजल्ट क्या करेगा कि जो जर्मनी है वो किसका प्रोडक्शन करेगी, वो लिलन को प्रोड्यूस करेगी, और एक्सपोर्ट किसको करेगी, मतलब कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी के बेस्ड पर मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ कि जो जर्मनी है, जब कॉस्ट एडवांटेज हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव वाला, तो जर्मनी किसको प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट करेगी, लिलन को, और पोर्टुगल किसका प्रोडक्शन करेगी, क्लोथ को, क्योंकि उसका जो डिसएडवांटेज है क्लोथ के प्रोडक्शन में वो कम है। तो यहाँ तक जो थियरी है वो किस पर बेस्ड है, वो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज पे बेस्ड है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि रिकार्डियन थियरी जो है वो यहाँ समाप्त हो जाती है। यानी कि रिकार्डियन क्या बोले थे कि बेटर ऑफ कंट्रीज प्रोड्यूस दैट गुड्स वेयर इट्स एडवांटेज इज ग्रेटर एंड इम्पोर्ट दैट गुड वेयर इट्स डिसएडवांटेज इज ग्रेटर। ये हमारे रिकार्डियन ने बोला था, और बेसिकली ये जो रिकार्डियन का जो उन्होंने लिया था, यानी कि यहाँ से अब जेएस मिल ने एक्सटेंड किया कि वो रिलेटिव प्राइस क्या होंगे कमोडिटीज़ के, तो अब बेसिकली जेएस मिल की थियरी एक्सटेंड होगी, और यहाँ तक कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज था। तो हम थोड़ा सा अब आगे इसको बढ़ाते हैं और देखते हैं कि उन्होंने क्या इशू को रेज करते हुए अपना जो गैप निकाला था इस थ्योरी के बीच में अपनी थियरी देने के लिए, तो वो गैप क्या थी। तो he raised the issue that what is the price ratio at which two countries are going to be trade internationally। यानी कि क्या प्राइस रेशियो होंगे कंट्रीज के गुड्स के जिस पर दोनों कंट्री आपस में क्या करेगी, ट्रेड करेगी। ये जेएस मिल का उन्होंने गैप खोजा था। तो मिल पॉइंटेड आउट दैट कि दिस विल हैपन बिकॉज ऑफ हम लोग का जो इंटेंसिटी है, यानी कि कितना इंटेंस वी आर डिमांडिंग फॉरेन गुड्स, एंड फॉरेन वाले कितना इंटेंसली डिमांड कर रहे हैं हमारे गुड्स को, इस पर उन्होंने इस गैप को फुलफिल किया। और उन्होंने बताया कि हाउ इंटेंस योर डिमांड फॉर द पर्टिकुलर गुड, यानी कि फॉरेन गुड्स को लेकर अगर इंटेंस हमारा इंटेंस फॉरेन गुड्स को लेकर बहुत हाई है, तो हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, अगेंस्ट में चला जाएगा, और किसके फेवर में चला जाएगा, फॉरेन कंट्रीज के फेवर पे चला जाएगा। ठीक अगर इसका अपोजिट हो, यानी कि जो हमारा जो इंटेंस ऑफ डिमांड है वो कम होगा, तो वो हमारे फेवर में आएगा और अगेंस्ट में चला जाएगा फॉरेन के। क्या मैंने बोला कि अगर इंटेंस ऑफ डिमांड विल हाई फॉर फॉरेन गुड्स फॉर अस,
and foreign country will demand intensely for our country, our products. If our demand is more intense for foreign goods, then terms of trade will goes against you. तो आपके अगेंस्ट चला जाएगा. और अगर हमारा जो डिमांड है वो स्मॉलर है या फिर लेस इंटेंस है फॉरेन गुड्स के लिए, तो ये टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, हमारे फेवर में चला आएगा. एंड वाइस वर्सा, अगर हम फॉरेन कंट्री को देखेंगे तो वो बिल्कुल वाइस वर्सा होगी एज वेल. यानी कि फॉरेन कंट्री का अगर डिमांड हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स को लेकर इंटेंस है तो वो उनके अगेंस्ट चली जाएगी. और अगर हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स का डिमांड उनके लिए इंटेंस नहीं है तो वो उनके फेवर में चली जाएगी और हमारे अगेंस्ट में चली जाएगी. दिस इज़ द बेसिक क्रक्स ऑफ दिस थियरी. और इसी को उन्होंने आगे तक ले जाके टेबल के थ्रू एक्सप्लेन किया. बाद में उन्होंने अपने ग्राफ के थ्रू, यानी कि जो हाईली पॉपुलराइज्ड है ऑफर कर्व, जो हम लोग ऑलरेडी यानी कि जब टूल्स पढ़ रहे थे कि ट्रेड में क्या क्या टूल्स काम में आ सकते हैं, तो हमने उधर भी ऑफर कर्व को डिस्कस किया है. तो और इनका जो ग्राफ है वो ऑफर कर्व को भी लेकर है, तो जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. फिलहाल हम लोग फिर से एक हाइपोथेटिकल टेबल बनाएंगे जहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने डोमेस्टिक का जो उनका रेशियो है वो उन्होंने निकाला है. और निकाल के जब उन्होंने कंपैरिजन करा तो उन्होंने बताया टेबल के थ्रू कि किस कंट्री का इंटेंस हाई होने से उस कंट्री को क्या लॉस हो रहा है और ये किसके फेवर में जा रहा है. तो हम लोग क्या करते हैं कि एक और टेबल बना लेते हैं. ठीक वही टेबल थोड़ा सा अगेन, जैसे जर्मनी लिखा था यहाँ और यहाँ पोर्टुगल लिखा था, पोर्टुगल. और प्रोड्यूस क्या कर रहा था वो, लीलन एंड क्लोथ. और यहाँ लिख लेते हैं डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो, डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो, जिसमें वो लीलन कर रहा था 10 और क्लोथ का भी कर रहा था 10 और पोर्टुगल कर रहा था 6 एंड इसका कर रहा था 8. तो डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो देख लेते हैं, 10/10 एग्जाम्पल इक्वल्स टू 1:1. एंड इसका अगर करूँ तो 8/6 इक्वल्स टू 1.33. So this is domestic exchange ratio and this is the domestic exchange ratios of two countries. And this factor is crucially important when both countries are involved to international trade. और ये जो रेशियो है वो क्रूशियल हो जाता है जब दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करने के लिए इन्वॉल्व होती है. एंड दिस रेशियो इज डिटरमिन बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ टू कंट्रीज, कि वो टू कंट्रीज के प्रोडक्टिविटीज कैसे हैं. लेट टेक जर्मन फॉर आवर एनालिसिस. अभी सिर्फ जर्मन को हम लेते हैं, पोर्टुगल का भी लेंगे तो सेम ही निकलेगा, बट नाउ वी आर टेकिंग जर्मनी फॉर आवर एनालिसिस. जर्मनी को ले लेते हैं. तो जर्मनी इज अ कंट्री वेयर जर्मनी एक्सपोर्ट लिलन एंड इंपोर्ट क्लोथ. जर्मनी एक्सपोर्ट लिलन, क्योंकि हमने देखा था ना इसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज मिला हुआ था लिनन के प्रोडक्शन में. और जो हम लोगों ने देखा था कि स्मॉलर डिसएडवांटेज मिला हुआ था पोर्टुगल को क्लोथ के एडवांटेज में, क्लोथ के प्रोडक्शन में. तो ये क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी लिनन को, और इंपोर्ट किसका करेगी, जर्मनी इंपोर्ट करेगी किसका, क्लोथ का. हम लोगों ने अभी देखा, टेबल में भी देखा, उधर थियरी में भी देखा. इफ द डिमांड फॉर जर्मनी for the cloth of Portugal is high intensive, then it will goes against for Germany. क्या बोला मैंने बोला कि अगर जो जर्मनी है उसका जो डिमांड है, जर्मनी का जो डिमांड है, अगर वो क्लोथ को लेकर हाईली इंटेंस्ड है, हाईली इंटेंस डिमांड है, तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अगेंस्ट चला जाएगा किसके, अगेंस्ट किसके, जर्मनी के. और किसके फेवर में जाएगा, पोर्टुगल के. देन एक्सचेंज ऑफ रेशियो लिलन टू क्लोथ विल बी, मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि क्लोथ ऑफ पोर्टुगल इज हाईली इंटेंस, देन इट विल गोज अगेंस्ट फॉर जर्मनी. एंड देन एक्सचेंज रेशियो ऑफ लिलन इज क्लोथ विल बी 1:1 अप्रॉक्स, क्योंकि हमने अभी देखा कि वो 1:1 है.
मतलब किसके फेवर में चला गया, पोर्टुगल के फेवर में चला गया। यानी कि अगर हम ये भी बोलूँ तो गलत नहीं होगा कि जो रेशियो हम लोग को उधर मिला डोमेस्टिक एक्सचेंज का, कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है TOT लाई बिटवीन, मतलब अगर ऐसा लिखूं TOT लाई बिटवीन यहाँ 1 लेस देन TOT और ग्रेटर देन 1.33। तो इसको अगर मैं डिस्कस करूं कि अगर ये मान लूं, एक सेकेंड जस्ट इरेज दिस, यस, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो लाई करता है 1 और 1.33:2 के बीच में, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा और कैलकुलेट भी किया डोमेस्टिक एक्सचेंज रेशियो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर ईच लीलन एक्सपोर्ट, क्योंकि जर्मनी किसका एक्सपोर्ट कर रही है, लीलन का, जर्मनी एक्सपोर्ट लीलन का will received one cloth, will received one cloth। अगर उसका डिमांड क्या है, इंटेंस है, लेकिन अगर जर्मनी का जो डिमांड है वो अगर लेस इंटेंस है, लेट मी टेक वन मोर स्लाइड एंड यस, इफ डिमांड is less intensive then it will receive, कौन, जर्मनी रिसीव करेगा, उसको बेनिफिट होगा ना। अगर लेस इंटेंसिव है तो जर्मनी रिसीव करेगी, जर्मनी विल रिसीव 1.33 क्लोथ। और जब हम लोग देखे कि जो जब हम उसका जो डिमांड है, यानी कि जर्मनी का जो डिमांड है वो इंटेंस है क्लोथ को लेकर, तब हम लोगों ने देखा कि वो 1 यूनिट एक्सपोर्ट कर रही है लिलन को और उसको मिल भी क्या रहा है, 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। और यहाँ जब देख रहे हैं कि उसका जो डिमांड है क्लोथ को लेकर वो लेस इंटेंस है, तो अब हम देख रहे हैं कि उसको 1.33 का गेन हो रहा है। सो दिस इज अ बेसिक क्रक्स ऑफ दिस रेसिप्रोकल थियरी, जो कि JS मिल ने बोला था और उन्होंने यही एक्सटेंड किया था कि किस रेशियो पे, क्या प्राइस रेशियो होंगे जिस पर इंटरनेशनली ट्रेड हैपन होंगे। या फिर मैं ये भी बोलूँ कि जो गिवन अप करने का है, कि हम लोग कितना गिवन अप कर सकते हैं और फिर कितना सेक्रीफाइस कर सकते हैं दूसरे कमोडिटी को लेकर, दूसरे कमोडिटी को गेन करने के लिए। दिस इज़ अ बेसिक थियरी ऑफ द रेसिप्रोकल डिमांड। और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो कि ऑफर कर्व पर बेस्ड है, जिसे मार्शल ने दिया था, वो हम लोग आने वाले जो सेशंस होंगे उसमें कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप लोगों को ये थियरी अच्छा लगा होगा। थैंक यू।